वेलकम बैक टू हेल गार्डन। ये है BTTH नोवेल का एपिसोड नंबर 88। पिछला एपिसोड भले ही छोटा हो लेकिन मजा पूरा आया होगा और बस यही मजा मैं सभी एपिसोड्स में दिलाना चाहता हूँ। जोक्स अपार्ट, पिछले एपिसोड में हमने देखा था हान शुए को हान क्लैन की एक चिट्ठी आती है। इसमें लिखा था कि होंग क्लैन हान क्लैन के ऊपर हमला करने वाला है। होंग क्लैन के यंग मास्टर होंग चेन से वो हान क्लैन की दोनों यंग लेडीज की मैरिज की बात कर रहे थे, जो थी हान शुए और उसकी बड़ी बहन। इस बात से सभी का सर भन्ना जाता है। जब उनका कैरेज टियानबे सिटी के बॉर्डर पे पहुंचने ही वाला था तभी उनका रास्ता रोक लेते हैं दो बुड्ढे। ये लोग होंग क्लैन से हान शुए को कैप्चर करने के लिए आए थे। क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ 2 हुआंग की थी, इस वजह से हान शुए भी खुद को डिफेंड नहीं कर पा रही थी। होना क्या था, फिर जियान करता है एंट्री। शुरू में जियान सोचता है कि बस बॉर्डिंग से काम चल जाएगा, लेकिन वो दोनों बुड्ढे जियान को काफी हल्के में ले रहे थे। इस वजह से जियान दोनों की कुटाई कर देता है। एंड तक जाते जाते तो ये भी मालूम नहीं रहा था कि वो दोनों जिंदा है या फिर नहीं। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं हमें कैरेज। इस कैरेज में से एक सरीन फ्रेग्रेंस एमिट हो रही थी। ये कैरेज इस तरीके से डेकोरेटेड था जिससे क्लियरली मालूम पड़ता है कि किसी वुमेन को बिलोंग करता है। हान शुए जो कि बाहर से कोल्ड और इंडिफरेंट दिखाई देती थी, अनएक्सपेक्टेडली वो अंदर से छोटी बच्ची की तरह बिहेव करती है। जियान एक अजीब से एक्सप्रेशन को लेकर यहाँ पे चेयर पे बैठा हुआ होता है। सामने बैठी हुई थी हान शुए, वो भी जियान के लिए टी सर्व कर रही थी। प्लेट में टी को रख के वो जियान की तरफ पुश कर देती है। अच्छी बात है कि चाय नहीं फैली। ये देखने से तो ऐसा लग रहा है जैसे इसने हान क्लैन में कुछ खास काम किया नहीं है। हान शुए का ये चेंज्ड बिहेवियर ही जियान को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था। जर्नी के दौरान वो इंडिफरेंट और कोल्ड हान शुए से यूज्ड टू हो गया था। हान शुए ने इतनी जल्दी अपना बिहेवियर चेंज किया था कि जियान को भी अडेप्ट होने में परेशानी हो रही थी। टी कप को उठा के उसकी फ्रेग्रेंस को चेक करता है। जैसे ही वो अपना सर ऊपर करता है, कोइंसिडेंटली उसकी आंखें हान शुए से टकरा जाती हैं। वो तुरंत ही अपनी नजर शिफ्ट करके खांसते हुए बोलता है, यंग लेडी हान, आप क्लियर बोलो, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। हान शुए कहती है, मुझे हान शुए बोलो, तुम्हारे मुंह से यंग लेडी कहलाने के मैं वर्दी नहीं हूँ। ये कहते कहते वो भी बैठ गई थी। जियान की तरफ देख के हान शुए बोलती है, अनएक्सपेक्टेड बात है कि वो बंदा जिसकी मौत काफी करीब आ गई थी, जो कि सीरियसली इंजर्ड कंडीशन में हमें डेजर्ट में मिला, वो अपने आप को इतनी अच्छे से हाइड करता है। फिर भी चाहे कुछ भी हो, हमें पूरी जर्नी प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। जियान हंस के अपने हाथ वेव करते हुए बोलता है, तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं शायद किसी वुल्फ के पेट में होता। जैसे मेरी हेल्प तुम सभी ने करी तो मैं तुम लोगों की क्रिटिकल मोमेंट्स में कैसे शांत रहता। इस वजह से इस चीज के बारे में चिंता करना बंद करो। और हाँ, मैं तुमसे कोई रिवॉर्ड नहीं चाहता हूँ। ये सुन के हान शुए के उस चेहरे पे, जो कि हमेशा इंडिफरेंट रहता था, एक मूविंग स्माइल आ गई थी। थोड़ी सी हेजिटेशन के बाद हान शुए पूछती है, जब हम टियानबे सिटी पहुंच जाएंगे तो क्या तुम जाने वाले हो? जियान थोड़ा सा पॉज होकर रिप्लाई करता है कि अगर बीच में और कोई परेशानी खड़ी नहीं होती है तो मेरा प्लान तो कुछ ऐसा ही है। जब हान शुए ये सुनती है तो उसकी आंखों में एक डिसअपॉइंटमेंट फ्लैश हुई थी। वो टी कप को उठा के एक डिटरमाइंड एक्सप्रेशन के साथ कहती है, मिस्टर जियान, क्या मैं आपसे हेल्प के लिए पूछ सकती हूँ? जियान अपने टी कप को वापस से टेबल पर रख के एक काम आवाज में पूछता है, तुम होंग क्लैन और हान क्लैन के बीच की बात कर रही हो? ये सुन के हान शुए नोट करती है। जियान कहता है, तुमने लगता है मुझे बहुत ही ओवर एस्टिमेट कर दिया है। क्योंकि होंग क्लैन इतने टाइम से टियानबे सिटी को डोमिनेट कर पा रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ डेफिनेटली वीक नहीं होगी। मैं अकेले तुम्हारी क्या ही हेल्प कर सकता हूँ। जैसे तैसे सेंट्रल प्लेन्स में एंटर करने के बाद जियान तुरंत ही किसी से पंगे नहीं लेना चाहता था। खासकर वो होंग क्लैन को इसलिए अवॉइड करता हुआ दिखता है क्योंकि उसके कनेक्शन सो कॉल्ड विंड लाइटिंग पवेलियन से थे। जियान जानता था कि जिस तरीके से शिंगलैन ने इस विंड लाइटिंग पवेलियन को इंट्रोड्यूस किया था, ये फैक्शन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होगा। उसकी करंट स्ट्रेंथ के साथ वो विंड लाइटिंग पवेलियन से पंगे नहीं लेना चाहता। हान शुए एक एंग्शियस आवाज में बोलती है, मिस्टर जियान, आप एक एल्केमिस्ट भी हो गया ना? वो आगे कहती है कि आपका टियर भी काफी हाई होगा। इवन होंग क्लैन एक हाई टियर के एल्केमिस्ट को ऑफेंड नहीं करेगा। इस वजह से अगर आप मेरी हेल्प करते हो तो मेरे हान क्लैन को भी थोड़ी रिलैक्सेशन मिलेगी। ये सुन के जियान अपनी नजरें आगे ले जाता है। वो हान शुए की आंखों का प्लीडिंग लुक देख पा रहा था। इस सिचुएशन को लेके जियान काफी हेल्पलेस फील करता है क्योंकि वो ठीक से सेंट्रल प्लेन्स में एंटर भी नहीं हो पाया है और मुसीबतें आना शुरू हो गई हैं। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है हान शुए पे। उसके प्रिटी फेस पे एक रेडनेस फ्लैश होती है। काफी करेज इकट्ठा करके हान शुए बोलती है, मिस्टर जियान, जब तक आप हमारे हान क्लैन की इस डिफिकल्टी से निकलने में हेल्प करते हो, मेरा हान क्लैन आपको डेफिनेटली सेटिस्फैक्टरी रिवॉर्ड देगा। और अगर आपको लगता है कि वो रिवॉर्ड काफी नहीं है तो मैं आपकी कॉन्क्यूबाइन भी बन सकती हूँ। प्लीज हमारी हेल्प करो। हान शुए के इन शब्दों को सुन के जियान, जो कि टी को सिप कर रहा था, वो टी लगभग बाहर ही आ गई थी। वो तुरंत ही खड़े होकर अपने हाथ को वेव करते हुए बोलता है, नहीं, मुझे अकेले ही ट्रेवल करने की आदत है। अगर कोई मेरे साथ रहता है तो मेरे लिए भी डिफिकल्टीज खड़ी हो जाएंगी। तुम्हारे इस मैटर के बारे में मैं थोड़ा सा सोच के बताता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय। इतना कहने के बाद जियान खड़ा हो गया था और पीछे मुड़ के तुरंत ही कैरेज से गायब हो जाता है। उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आइस कोल्ड हान शुए ऐसे मैटर्स को लेकर इतनी बोल्ड बिहेव करेगी। ये लड़की इतनी बोल्ड थी जिसे जियान भी इंड्योर नहीं कर पा रहा था। जियान की इस हालत को देख के हान शुए भी स्टार्टल्ड हो जाती है। एक मोमेंट के बाद उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। जब से वो जियान को मिली थी तब से ऐसा लगता
लगता था जैसे जियान को कोई चीज सरप्राइज नहीं कर सकती। आज वो इस तरीके से बिहेव करेगा ये हानशुए ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब वो जियान में और भी इंटरेस्टेड हो जाती है। एक गहरी सांस लेने के बाद वो काम डाउन होती है। हानशुए एक धीमी सी आवाज में बोलती है, ये इंसान सही है, मैं इसे देख के बता सकती हूँ कि इसे परेशानियां क्रिएट करना अच्छा नहीं लगता। और तो और होंगक्लैन की स्ट्रेंथ तो बढ़ती ही जा रही है। ऐसी सिचुएशन में इस तरीके की डिमांड उसके लिए तो ट्रबल ही है। लगता है मैं काफी जल्दबाजी कर रही हूँ। जब जियान की स्ट्रेंथ एक बार एक्सपोज्ड हो जाती है तो कैरेज के लोग भी उसे एडिशनल रिस्पेक्ट देने लगे थे। जिस तरीके से वो कुछ दिनों पहले डर्टी जोक्स मार रहे थे, अब वो जियान के सामने साइलेंट रहना प्रेफर करते हैं। हालांकि इनके एक्शंस को जियान ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट किया था, लेकिन फिर भी वो अपने दिल में काफी हेल्पलेस फील करता है। उसकी स्ट्रेंथ अब वहां पे पहुंच चुकी है कि ये लोग जियान के सामने खुद को काफी तुच्छ समझते हैं। इनके ऐसे एक्शन से जियान काफी अनईजी फील करता है। अच्छी बात यह है कि ये जर्नी काफी छोटी है। जैसे इवनिंग का टाइम आया था, कैरेज में से एक बड़ी सी सिटी की आउटलाइन भी दिखाई देने लगती है। सिटी को देख के हानचोंग भी रिलीफ फील कर रहा था। लगता है एक बड़ा सा बर्डन उसके कंधे से चला गया है। इनके रिएक्शंस को देख के जियान समझ गया था कि ये वही सो कॉल्ड टियानवे सिटी है। सामने देख के जियान रैंडमली 2 स्टेप पीछे लेता है। कोइंसिडेंटली वो हानचोंग के साइड में आ गया था। जियान को देख के हानचोंग तुरंत ही अपने हाथ कप करता है, लेकिन उसे एक जेंटल फोर्स रोकती है। उसके कानों में एक सॉफ्ट आवाज जाती है, बिग ब्रदर हान, आपको ऐसे कर्टियस बिहेव करने की जरूरत नहीं है। मेरी लाइफ को आपने रेस्क्यू किया था, तो फिर आपको मुझसे मिस्टर विस्टर कुछ नहीं कहना है। जैसे आप पास्ट में मुझसे बात करते थे, आप उसी को कंटिन्यू करो। हानचोंग थोड़ा सा हेजिटेट करने के बाद एक स्माइल के साथ बोलता है, मिस्टर नो नो ब्रदर जियान, ये तुम क्या बात कर रहे हो? तुम्हारी स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर हम तुम्हें रेस्क्यू ना भी करते तब भी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। हानचोंग अभी भी इस तरीके से बात कर रहा था जैसे उसके सामने कोई देवता है, लेकिन जियान को उसके ऐसे एक्शंस काफी हेल्पलेस फील करवाते हैं। उसके एक ही इशारे पे एक मेडिसिन पिल हानचोंग के हाथ में आती है। जियान एक हल्की आवाज में कहता है कि इस मेडिसिन पिल को ध्यान से रखना, क्योंकि इसे कंज्यूम करने के बाद तुम्हारी 2 वांग में ब्रेक थ्रू करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जियान की आवाज सुन के हानचोंग की पूरी बॉडी ट्रेम्बल हो गई थी। हम उसकी आंखों में एक एक्साइटमेंट को देख सकते हैं। वो काफी टाइम से डोलिंग क्लास में ही है, लेकिन ब्रेक थ्रू के आसार दिखाई नहीं देते। वो जानता था कि कुछ हाई टियर की ऐसी पिल्स होती हैं जिससे ब्रेक थ्रू करने में हेल्प होती है, लेकिन उस तरीके की मेडिसिन पिल की प्राइस बहुत ही हाई होती है। हानचोंग के पास इतनी वेल्थ ही नहीं थी। वो एक ट्रेम्बलिंग आवाज में कहता है, ब्रदर जियान, ये तो बहुत ही वैल्यूएबल है, मैं इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? एक्साइटमेंट की वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। जियान एक स्माइल के साथ कहता है, क्या ये मेरी लाइफ से ज्यादा कीमती है? ये सुनने के बाद फाइनली हानचोंग ने इस पिल को रख लिया था। वो कहता है, ब्रदर जियान, क्या तुम जाने वाले हो? उसका ये सवाल सुन के जियान एकदम शांत रह जाता है। अभी चीजें उसके लिए काफी अनश्योर दिखाई दे रही हैं। जियान के इस एक्सप्रेशन को देख के हानचोंग बोलता है, ब्रदर जियान, तुम्हारा ये कोई डिसीजन हार्ड नहीं है। तुम्हारी हान क्लैन के साथ पहले से ही कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन उसके बाद भी तुम हमारी 2 बार जान बचा चुके हो। भले ही तुम हमारे फेवर को रिपेयर करना चाहो, लेकिन वो तो तुम जरूरत से ज्यादा कर चुके हो। टियानवे सिटी का होंग क्लैन काफी पावरफुल है, तुम्हारा इसमें इन्वॉल्वमेंट काफी डेंजरस हो सकता है। इसका भी कोई जवाब जियान नहीं देता। जब जियान और हानचोंग के बीच में डिस्कशन हो रहा था, तभी उनके कैरेज में घोड़ों के चलने की आवाजें एंटर करती हैं। ये आवाजें अब पास चली आ रही थी। हानचोंग का ग्रुप, जो कि ऑलरेडी डरा हुआ है, इस एक्टिविटी की वजह से तुरंत ही अपने वेपन्स टाइट तरीके से पकड़ लेता है। लेकिन एक मोमेंट के बाद एक शार्प आई साइड वाला बंदा कहता है, ये तो हमारी क्लैन मेंबर्स हैं। कॉन्वॉय के सामने आके वो घोड़ों की आवाजें बंद हो जाती हैं। एक फिगर हॉर्स से नीचे उतरता है। इसकी एज 23 से 24 ईयर्स ओल्ड लग रही थी। इसके कपड़े काफी ब्रिलियंट और ये काफी एनर्जेटिक लग रहा था। हाँ, हैंडसम भी था। अपनी टॉल हाइट की वजह से काफी इम्पोजिंग लगता है। लेकिन जब हानचोंग का ग्रुप इसे देखता है तो सभी ने अपनी आंखें नेट कर ली थी। रुकने की वजह से हानशो भी अपने कैरेज से बाहर आती है। सबसे पहले उसका ध्यान जाता है जियान के ऊपर, लेकिन लग तो ऐसा रहा है जैसे जियान ने उसे नोटिस ही नहीं किया। जियान लगातार हानचोंग के साथ चैट कर रहा था। ये देख के हानशो अपनी दांती मींचती है। सर घुमा के उसका ध्यान जाता है उस बंदे पे जो कि अभी घोड़े से नीचे उतरा है। इस बंदे को देख के उसकी आईब्रोज भी निट हो जाती हैं। जब वो बंदा हानशो को देखता है तो उसके चेहरे पे एक जॉय फ्लैश हुआ था। वो कहता है, शो में तुम ठीक हो क्या? वेल, यहाँ पे मे यूज किया जाता है सिस्टर के लिए, बेसिकली यंगर फीमेल रिलेटिव को बोलने के लिए यूज किया जाता है। हानशो कहती है, मैं ठीक हूँ। तुरंत ही उसका ध्यान जाता है वहाँ पे जहाँ पे जियान था। जियान धीरे धीरे करके फुटस्टेप्स पीछे ले रहा था। हानशो ये देख के चिल्लाती है, वहीं पे रुको। इस आवाज को सुन के जियान का मन हो रहा था वो अपना सर दीवार में मार दे। थोड़ी देर तक जियान को देखने के बाद हानशो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक सैड एक्सप्रेशन के साथ कहती है, मैंने ये गलती से बोल दिया। अगर मिस्टर जियान आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो। इस जर्नी में हमारा ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। अगर फ्यूचर में मौका मिला तो हम जरूर मिलेंगे। ये सुन के जियान तो और भी हेल्पलेस फील करता है। अगर ये सुनने के बाद भी वो चुपचाप चला जाता है तो यहाँ पे सभी खड़े लोग उसे डिस्टेंस से देखेंगे। जियान एक डल एक्सप्रेशन के साथ कहता है, चलो मैं तुम्हारे मामले को देखता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर कुछ ज्यादा होप्स नहीं लगानी चाहिए। हानशो कहती है, रियली? उसकी जो आंखें अभी तक बिल्कुल सैड थी, जिसे देख के लोगों को जियान पे गुस्सा आ रहा था, अब वो तुरंत ही ब्राइट हो जाती हैं। जियान को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसको इन लोगों ने रेस्क्यू क्या किया। जियान अपने ऊपर एक
माउंटेन जैसा बोझ फील करता है। हान क्लैन में जो हांशो हमेशा कोल्ड और इंडिफरेंट बिहेव करती थी, जब इस बंदे के सामने एकदम लड़कियों की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाती है तो सामने खड़े लड़के को भी जेलसी फील होती है। वो कहता है शो में ये कौन है, इससे पहले तो मैं कभी नहीं मिला हूँ, क्या ये हमारे हान क्लैन का एक और गार्ड है। उसने ये बोलते हुए इस तरीके की टोन का यूज किया था जैसे कि वो एक गार्ड को चींटी के बराबर मानता है। उस लौंडे की आवाज सुन के हांशो पीछे मुड़ती है। उसका चेहरा जो अभी तक स्माइल कर रहा था, अचानक ही उस पर एक आइसी कोल्ड एक्सप्रेशन आ जाता है। वो कहती है हानलिन तुम मेरे गेस्ट के साथ अच्छे से बिहेव करो, और ये कोई गार्ड नहीं बल्कि ऑनररी गेस्ट हैं जिन्हें मैंने हान क्लैन के बिहाफ पे इनवाइट किया है। अगर इसके बाद तुमने दोबारा से नॉनसेंस करी तो फिर अपनी हालत के तुम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगे। जब हांशो हानलिन को इस तरीके से रेप्रिमेंड करती है तो उसका चेहरा बार बार लाल और नीला हो रहा था। खुद के ऊपर अच्छी कंट्रोल न होने की वजह से वो तुरंत ही कोल्डली हंसने लगता है। वो कहता है ऑनररी गेस्ट, शो में तुम्हें लगता है कुछ चीजें समझ में नहीं आई हैं। हमारे क्लैन के रूल्स के हिसाब से अगर कोई ऑनररी गेस्ट बनना चाहता है तो सबसे पहले उसकी स्ट्रेंथ 2 हुआंग पे होनी चाहिए, भले ही तुम हमारे क्लैन हेड की डॉटर हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे ऊपर कोई क्लैन के रूल्स लागू नहीं होते। जब हांशो ये सुनती है तो उसके वो कोल्ड और इंडिफरेंट चेहरे पे दोबारा से स्माइल आ जाती है। हम उसे एक इशारा करते हुए देखते हैं। तुरंत ही 2 गार्ड्स हानलिन के सामने 2 बंदों को लेके आए थे। वेल नॉट बंदों को तो बुड्ढों को। हांशो कहती है दोनों होंग क्लैन के होंगमी और होंगलाई हैं, जिसे तुम अनक्वालिफाइड कह रहे हो। उसने इन्हें जिंदा कैप्चर किया है, तो अब बताओ उसकी क्वालिफिकेशंस कैसी हैं। जमीन में पड़े इन दोनों बुड्ढों के पिल फेसेस को देख के हानम्यू बिल्कुल स्टन्ड हो गया था। जब वो फाइनली इन दोनों को रिकॉग्नाइज कर लेता है तो उसके चेहरे पे शॉक और भी डीप हो जाता है। वो कहता है होंगलाई होंगम्यू ये तुम्हारे हाथों में कैसे आए। हांशो कहती है इन दोनों ने हमें रोका था और मुझे कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। हानलिन का ध्यान जाता है जियान के ऊपर। वो एक डिसबिलीफ के साथ ट्रेम्बलिंग आवाज में कहता है क्या सच में इन दोनों को इसी ने कैप्चर किया है। हान क्लैन का मेंबर होने की वजह से उसे अच्छे से पता था कि ये होंगलाई और होंगम्यू क्या रिप्रेजेंट करते हैं। वो अच्छे से जानता था कि ये दोनों एक्सपर्ट्स जेन्युइन 2 हुआंग हैं। अगर ये दोनों अपनी स्ट्रेंथ को कंबाइन कर देते हैं तो फिर इनकी स्ट्रेंथ इवन 6 स्टार 2 हुआंग से कंपेरेबल हो जाती है। क्या सच में ऐसे एक्सपर्ट्स को ऐसे यंग मैन ने हराया है जिसकी एज हानलिन से भी कम लग रही थी। लगता है हानलिन को हांशो कुछ खास पसंद नहीं करती थी। वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आवाज में बोलती है क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, क्या कोई और ऐसा है जो हमारे ग्रुप में इन्हें कैप्चर कर सकता है। हांशो ने इस तरीके से अपने शब्दों से हानलिन की कनपट्टी पे तमाचा लगाया था कि उसका चेहरा लगातार ग्रीन और व्हाइट में अल्टरनेट हो रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके वो अपनी जेलसी को सप्रेस करता है। अगर क्लैन के एल्डर्स को मालूम पड़ा कि उसने ऑनररी गेस्ट के साथ इस तरीके से बर्ताव किया है तो डेफिनेटली उसे पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। हानलिन जियान की तरफ देख के एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहता है लगता है मैं काफी रेकलेस था। इतना कहने के बाद उसका ध्यान जाता है हांशो पे। वो कहता है शोए में हमें पहले क्लैन में लौटना होगा, क्लैन हेड और बाकी के लोग काफी चिंता में है। ये सुन के हांशो नॉट करती है। उसके एक ही इशारे पे वो होंगलाई और होंगम्यू दोनों को कैरेज में वापस फेंक दिया जाता है। हांशो जियान की तरफ देख के कहती है मिस्टर जियान चलो चलते हैं, मैं आपको हान क्लैन के मेंबर्स से भी मिलवाती हूँ। ये सुन के जियान की आईब्रोज सिमट गई थी। वो सच में हान क्लैन के मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, लेकिन जब उसे हांशो की आंखों का वो प्लीडिंग लुक दिखाई देता है तो फिर जियान नॉड ही कर सकता था। वो कहता है ठीक है आगे चलो। जियान के हाँ करते ही हांशो के दिल में खुशी की लहर फैल गई थी। साइड में खड़ा हानलिंग जब हांशो के चेहरे पे ये स्माइल दिखता है तो फिर अपनी जेलसी उससे संभाली नहीं आ रही थी। इतने सालों में हांशो ने किसी भी मेल को इस तरीके से ट्रीट नहीं किया था। ये बात हानलिन को अच्छे से पता थी। हानलिन को सबसे ज्यादा परेशान जो चीज कर रही थी वो थी जियान की एज, जो कि उससे काफी ज्यादा सिमिलर है। लेकिन जियान की स्ट्रेंथ के बारे में जान के वो इन ख्यालों को अपने फेस पे शो नहीं करता। वो एक फोर्सफुल स्माइल के साथ आगे जाने लगा था, जिसके पीछे पीछे फॉलो करते हैं सारे कैरेजेस। लगता है टियानबे सिटी में हान क्लैन का भी कोई वजूद है, क्योंकि जब वो चेकिंग पॉइंट से पास कर रहे थे तो वो लोग बिना किसी रोक टोक के अंदर एंटर हो जाते हैं। जैसे ही इस कॉन्वॉय ने सिटी में एंटर किया था काफी शोर शराबे का नॉइस जियान के कानों में जाता है। इतने टाइम तक लगातार खाली एरिया में ट्रेवल करने की वजह से वो शोर शराबे से एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। उसने पास्ट में जितनी भी सिटीज देखी हुई थी ये टियानबे सिटी किसी से छोटी नहीं होती। परहैप्स एक अच्छी सी प्लानिंग की वजह से इस सिटी में से काफी मैजेस्टिक वाइब आती है। इसके स्ट्रीट्स पूरी तरीके से भरे हुए थे, जिससे यहाँ की डेंस पॉपुलेशन के बारे में मालूम पड़ता है। टियानबे सिटी के साउदर्न पार्ट पे हान क्लैन सिचुएटेड था। अपोजिट में था होंग क्लैन जिसने नॉर्दर्न पार्ट को ऑक्यूपाई करके रखा था। ये दोनों फैक्शंस टियानबे सिटी को रूल करते थे। दोनों ही ओवरलॉर्ड्स ने इस सिटी को आधे आधे में डिवाइड करके रखा था। ऑफ कोर्स सिटी के अंदर कुछ और फैक्शंस भी थे, लेकिन ये हान या फिर होंग क्लैन से कंपेरेबल नहीं होते। जो ये दोनों ओवरलॉर्ड्स छोड़ देते थे वो फैक्शंस इन्हीं पे सरवाइव करते थे। जियान का ग्रुप लगभग 1 घंटे तक चलता रहता है। उन्हें कई स्ट्रीट्स और रोड को क्रॉस करना पड़ता है। फाइनली उनके सामने आ गया था एक कोर्टयार्ड जिसने काफी स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखा है। जब ये कॉन्वॉय कोर्टयार्ड के एंड पे पहुंचता है तो कोइंसिडेंटली और भी कैरेजेस दिखाई देते हैं। इन कैरेजेस पे सिमिलर रेड कलर का बैज था। इस सीन को देख के हानलिन और हांशो दोनों के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। हानलिन एक ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ कहता है ये तो होंग क्लैन के मेंबर्स हैं। अब
अब इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि ये हमारे हान क्लैन में आके इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं। हान शुए के उस चेहरे पे दोबारा से आइसनेस आ गई थी। वो हाथ को वेव करते हुए बोलती है एंटर। हान चोंग का ग्रुप कैरेजेस से सामान बाहर निकालने लगता है और हान शुए आ गई थी नीचे। जब वो कोर्टयार्ड से मैनर के अंदर एंटर कर रही थी तो जियान भी थोड़े से हेजिटेशन के बाद उसे फॉलो करता है। मैनर में चलते चलते हान शुए को कई फीमेल सर्वेंट्स मिलती हैं। थोड़ी सी इंक्वायरी के बाद उसे समझ में आ गया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। लगता है जैसे ही हानलेन यहाँ से गया था कुछ ही समय बाद यहाँ पे होंगक्लैन के लोग आ गए थे। करेंटली मीटिंग रूम में ये दोनों पार्टीज रुकी हुई हैं। जब उसे लोकेशन का पता लग जाता है तो हान शुए भी अपने फुटस्टेप्स को इंक्रीज कर देती है। जियान और हानलेन उसका लगातार पीछा कर रहे थे। फाइनली जियान के सामने अपीयर होता है एक बड़ा सा हॉल। भले ही वो इस मेजेस्टिक हॉल से काफी दूरी पे था फिर भी वो इस मीटिंग रूम में कई लोगों को देख सकता था। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है हान शुए की तरफ। वो अपने हाथ को वेव करके जियान को एक ऐसे कॉर्नर में ले जाती है जहाँ से मीटिंग रूम का इंटीरियर दिखाई दे रहा था। इस हॉल के इंटीरियर पे उसकी आंखें टिक जाती हैं। जियान भी हॉल में बैठे सभी लोगों को ध्यान से देखने लगता है, लेकिन जब उसका ध्यान जाता है एक सिल्वर कलर के ब्राइट फिगर पे तो फिर उसकी नजरें तो वहीं पे जैसे चिपकी गई थी। अभी उसके चेहरे पे एक स्टन्ड एक्सप्रेशन था। जियान कहता है हानयू ये यहाँ पे क्या कर रही है? अच्छा तो ये हान क्लैन की मेंबर है। तभी मैं कहूँ ये हान शुए मुझे इतनी फैमिलियर क्यों लग रही है? एक्चुअली में दोनों सिस्टर्स हैं। एकेडमी के अंदर इस सीनियर का जियान के ऊपर काफी डीप इंप्रेशन था। जब जियान अपनी स्किल्स को फॉरेस्ट में प्रैक्टिस कर रहा था तब एक बार ये लोग कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क को ढूंढने के लिए आए थे। काफी खतरनाक तरीके से उस एव से फाइट करने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता। एट द एंड वो कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क मिलता है जियान को, जिससे उसकी ग्रोथ काफी तेजी से हुई थी। इस चीज को लेकर जियान काफी टाइम से अपोलोजेटिक फील कर रहा था, लेकिन जब वो फॉलन हार्ट फ्लेम की वजह से ब्लेजिंग स्काई की टावर से 2 साल बाद बाहर आता है तब हानयू ऑलरेडी ग्रेजुएट होकर जा चुकी थी। जियान के दिल में ये एक रिग्रेट रह गया था। अनएक्सपेक्टेडली सेंट्रल प्लेन्स में आने के बाद पहला फैक्शन जो जियान को मिलेगा वो एक्चुअली में हानयू का क्लैन है। वो अपने मन ही मन में कहता है शायद इसे ही अफिनिटी बोला जाता है। अब इस मीटिंग रूम में एटमोस्फियर काफी टेंस था। होंग क्लैन के कई मेंबर्स अपने चेस्ट के सामने अपने हाथों को फोल्ड करके खड़े होते हैं और इन सभी के चेहरों पे थी वो कूल स्माइल। उनके लीडर के स्पॉट पे बैठा हुआ होता है एक इंसान जिसने हरे कलर के रोब्स को पहन रखा था। इस बंदी की एज 26 से 27 के बीच में लग रही थी। वहीं पे उसके चेहरे को हैंडसम तो नहीं कहा जा सकता। इसकी आंखों के बीच में एक एरोगेंस क्लियरली दिखाई दे रहा था। खैर इस तरीके से बिहेव करने का कैपिटल भी पोजेस करता है। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है एक मिडिल एज्ड इंसान पे। वो एक काम आवाज में बोलता है होंगचैन क्या तुम हमारे हान क्लैन में इस तरीके से एंटर करके कुछ ज्यादा ही ओवरबोर्ड नहीं जा रहे हो? सिर्फ विंड लाइटिंग पवेलियन का डिसाइपल होने की वजह से तुम्हें इतना ज्यादा एरोगेंट बिहेव नहीं करना चाहिए। हमारा हान क्लैन टियानबे सिटी में इतने सालों से खड़ा है, ये कोई लक की बात नहीं है। इस आवाज में कोई एंगर नहीं था, लेकिन ये आवाज एक अथॉरिटी को पोजेस करती थी। ये सुन के वो ग्रीन क्लोथ मैन जो कि होंगचैन बोला जाता था वो एक स्माइल के साथ कहता है अंकल हान मुझे डराने की कोशिश मत करो। कुछ दिनों पहले जो मेरे होंग क्लैन ने आपको कंडीशंस दी थी, मेरा यहाँ पे आने का रीजंस बस उनका रिप्लाई लेना है। ये कहने के बाद उसका ध्यान जाता है उस सिल्वर हेयर्ड लेडी पे जिसके चेहरे पे अभी कोई रिपल दिखाई नहीं दे रही थी। ये देख के होंगचैन और भी तेजी से हंसने लगता है। इसका क्लियर जवाब वो मिडिल एज्ड इंसान देता है हमारे हान क्लैन के अंदर 2 बेटियों की शादी एक ही हस्बैंड से नहीं हो सकती और मैं ऐसी चीज होने भी नहीं दूंगा। तो फिर मैं तुम्हारे होंग क्लैन के इन रिक्वेस्ट से बिल्कुल एग्री नहीं करता हूँ। ये सुन के होंगचैन का फेस ग्लूमी हो गया था। वो एक कोल्ड स्माइल के साथ कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर अगर हमारे क्लैंस के बीच में रिलेशनशिप्स खराब होती है आप उसका ब्लेम मुझे मत देना। होंगचैन को देखते हुए वो मिडिल एज्ड इंसान एक सीरियस आवाज में बोलता है भले इस समय हमारा हान क्लैन तुम्हारे होंग क्लैन से कंपेयर नहीं किया जा सकता हो, लेकिन मैं तुमसे क्लियर कट आवाज में कहता हूँ कि अगर तुम्हारा होंग क्लैन हमारे हान क्लैन को सॉलो करना चाहता है तो फिर तुम्हें इसकी काफी भारी भरकम कीमत चुकानी होगी। ये सुन के होंगचैन खड़ा होता है। वो हंसते हुए कहता है परहैप्स अंकल आपको ये पता नहीं है, लेकिन मैं विंड लाइटनिंग पवेलियन का एक इनर हॉल डिसाइपल बन चुका हूँ। होंगचैन के ये शब्द यहाँ पे किसी बॉम्ब की तरह गिरे थे। इस हॉल के अंदर सभी के एक्सप्रेशंस खतरनाक तरीके से चेंज ही नहीं होते, बल्कि जो हानयू काम एक्सप्रेशन तब से मेंटेन था अब उसकी पलकें भी ट्रेम्बल होने लगी थी। वहीं पे उस मिडिल एज्ड इंसान की आंखों में ग्लूमीनेस आ जाती है। इस ग्लूमीनेस में काफी हेल्पलेसनेस थी। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि ये होंगचैन एक्चुअली में विंड लाइटिंग पवेलियन का इनर हॉल डिसाइपल बन जाएगा। इस पोजीशन को देखते हुए उसकी विंड लाइटिंग पवेलियन में अथॉरिटी बढ़ जाएगी। अब इसकी आवाज लोग सुनने लगेंगे। साथ ही में होंग क्लैन का इन्फ्लुएंस भी एक्सपेंड होने वाला है। जब वो हान क्लैन के मेंबर्स के फेस इस तरीके से चेंज होते हुए देखता है तो वो होंगचैन और भी तेजी से हंसने लगता है। वो कहता है मेरे होंग क्लैन और हान क्लैन के पुराने रिलेशनशिप्स को देखते हुए मैं आपको एक रास्ता देता हूँ। जब तक तुम्हारा हान क्लैन कोई ऐसा वॉरियर ढूंढ लेता है जो कि मेरे सेम जनरेशन में हो, मुझे इससे भी मतलब नहीं है कि वो तुम्हारे हान क्लैन का मेंबर है या फिर नहीं। अगर 3 दिन के बाद वो मुझे स्काई स्टोन स्टेज पे हरा पाता है तो मेरा होंग क्लैन तुम्हारे हान क्लैन को अगले 10 सालों तक परेशान नहीं करेगा, और अगर मैं जीत जाता हूँ तो हान शुए और हानयू दोनों मेरी होंगी। अंकल क्या कहते हो? ये सुन के उस मिडिल एज्ड मैन और कुछ एल्डर्स के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। भले ही सामने खड़े होंगचैन ने ये बात बिल्कुल एरोगेंट तरीके से बोली हो, लेकिन उसका ट्रेनिंग टैलेंट काफी एक्सेप्शनल है, वरना विंड लाइटिंग
पवेलियन उसे पिक नहीं करती। अब इसकी करंट स्ट्रेंथ 7 या फिर 8 स्टार दो हुआंग के करीब की होगी। सेम जनरेशन में आखिर उसका कौन सामना कर सकता था। हान क्लैन के लिए कंडीशन बहुत ही बुरी थी, लेकिन अगर वो एग्री नहीं करते हैं तो होंग क्लैन फिजिकल फोर्स का यूज करेगा। सीन बस ये है कि अगर तब विंड लाइटनिंग पवेलियन इंटरवीन करता है तो वहाँ पे हान क्लैन की मुसीबतें बढ़ जाएंगी। हॉल में ये साइलेंस काफी टाइम तक कंटिन्यू होता है। फाइनली हमें सुनाई देती है एक शार्प आवाज। वो कहती है, ठीक है, मेरा हान क्लैन तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, लेकिन अगर हम हार जाते हैं तो फिर मैं तुमसे शादी करूंगी। मेरी सिस्टर के बारे में सोचो भी मत। इस आवाज को सुन के होंग चैन का ध्यान भी उसकी तरफ चला जाता है। उसकी आंखों के सामने आई थी वो सिल्वर हेयर्ड हान यू। एक मोमेंट के बाद वो तेजी से हंसता है। होंग चैन कहता है, ठीक है, जैसा तुमने बोला हम वैसा ही करेंगे। पहले मैं एक सिस्टर से मैरिज करूंगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर ये मामला सेटल हो चुका है तो मैं सबसे गुड बाय कहता हूँ। हम 3 दिन के बाद स्काई स्टोन स्टेज पे मिलेंगे। ये कह के होंग चैन ने अपने हाथों को वेव किया था। होंग क्लैन का जो बारी बरकम ग्रुप यहाँ पे आया हुआ था वो भी तुरंत ही डिसअपियर हो जाता है। होंग चैन के जाने के बाद भी यहाँ पे माहौल काफी टाइम तक साइलेंट रहता है। फाइनली वो मिडिल एज मैन हांशुए से बोलता है, यूर, क्या तुम्हें कॉन्फिडेंस है? हांशुए कहती है, नहीं। अभी उसकी फिस्ट टाइट हो चुकी थी। वो एक डीप ब्रेथ लेने के बाद बोलती है, लेकिन क्या कोई दूसरा मेथड हमारे पास बचा है? इस टियानबे सिटी के अंदर कोई भी सेम जनरेशन का ऐसा बंदा है ही नहीं जिसने 2 हुआंग में एडवांस कर लिया हो। कोई होंग क्लैन से फाइट कर सकता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। बेसिकली वो हमारे हान क्लैन को खाई में ढकेल रहे हैं। डैम इट, यहाँ पे एक का नाम है हांशुए और एक का नाम है हान यू। अभी जो बोल रही थी वो थी एकेडमी वाली हान यू। वो कहती है, हम ऐसा डिसीजन लेके ही आगे जा सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन उसके मुंह से ये आवाज निकली थी तभी हॉल के बाहर से एक और आवाज आती है। वो कहती है, किसने कहा एक ही ऑप्शन है? हमारे पास इससे बेटर चॉइस है। सबको हांशुए आगे आती हुई दिखाई देती है। उस मिडिल एज इंसान का ध्यान भी जाता है हांशुए पे। अभी उसकी आंखों में एक डोटिंग स्माइल आ गई थी। वो कहता है, लड़की तू फाइनली वापस आ गई, लेकिन तुझे इस मैटर में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। हांशुए के फादर को अच्छे से पता था कि अगर होंग चैन ने ये सब बोला है तो फिर उसके पास पूरा कॉन्फिडेंस भी है। टियानबे सिटी के अंदर कोई भी सेम जनरेशन का उसका अपोनेंट नहीं है, तो फिर हान क्लैन के लिए हान यू से अच्छी और क्या चॉइस हो सकती है? इस मिडिल एज मैन के सवाल का जवाब हांशुए नहीं देती। वो सिंपली पीछे मुड़ के बोलती है, अंदर आओ। हांशुए के इस एक्शन को देख के सभी की सरप्राइज वाली नजरें चली जाती हैं उस डायरेक्शन में। हॉल की तरफ देख के कई लोगों ने बातें करना भी शुरू कर दी थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि हांशुए को ऐसा कौन मिला है। एक मोमेंट के बाद एक लिनन क्लॉथ में एक हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ यंग मैन इस हॉल में एंटर करता है। उसका ध्यान सबसे पहले गया था हान यू पे, जो कि उसे देख के तुरंत ही खड़ी हो गई थी। जियान एक ड्राई आवाज में बोलता है, सीनियर हान यू, हमें मिले काफी साल हो चुके हैं, आपके कैसे हाल चाल हैं? इवन हान यू के बिहेव्ड कैरेक्टर के बाद भी उसका मुंह डब्बे जैसा खुला रह जाता है जब वो इस यंग मैन का वो हैंडसम चेहरा दोबारा देखती है जिसपे अभी एक ऑकवर्ड स्माइल थी। काफी टाइम के बाद वो चिल्लाती है, जियान, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? इसके जवाब में जियान बस अपने हाथ फैला देता है क्योंकि इसका आंसर करने में उसे पूरा दिन निकल जाएगा। जब हान यू के मुंह से जियान का नाम निकलता है तो हांशुए भी इस सीन को देख के स्टंड रह जाती है। वो कहती है, बिग सिस, क्या तुम पहले से ही मिस्टर जियान को जानती हो? उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पे इतने कोइंसिडेंस कैसे हो रहे हैं। हान यू लगातार जियान को देखती रहती है। एक मोमेंट के बाद उसके चेहरे पे मुस्कान की चमकान आ गई थी। इस स्माइल की वजह से हॉल का ये टेंस एटमॉस्फेयर थोड़ा सा कम हो जाता है। जियान को फिर से एक बार ध्यान से देखने के बाद हान यू बोलती है, ऑफ कोर्स मैं इसे पहले से जानती हूँ। अगर हम इसके बारे में बात करें तो मैं स्कूल में जियान की सीनियर कही जा सकती हूँ। इस कन्वर्सेशन को सुन के वो मिडिल एज मैन भी स्माइल करने लगता है। वो कहता है, लिटिल ब्रदर, क्या तुम जियान अकेडमी में इनर अकेडमी के स्टूडेंट हो? मैंने सुना है इनर अकेडमी में एक्सेप्ट होने के लिए काफी स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जो भी वहाँ पे एंटर कर पाता है उसके टैलेंट पे तो कोई सवाल उठाया ही नहीं जा सकता। ये कोई एम्प्टी वर्ड्स नहीं थे। जैसे ही जियान अपीयर हुआ था तब से हान यू के फादर उसे ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे। काफी टाइम तक ऑब्जर्व करने के बाद वो काफी शॉक्ड रह गए थे कि वो, जो कि ऑलरेडी आधे दोजोंग बन चुके हैं, वो जियान की पावर की डेप्थ को नहीं समझ पा रहे हैं। हांशुए अपने फादर को जियान से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलती है, ये है मेरे फादर और ये हान क्लैन के हेड भी हैं, इनका नाम है हांची। तभी हमारा ध्यान जाता है हान यू के ऊपर। वो अपने माउथ को कवर करके हंसते हुए बोलती है, आप जियान को सिर्फ टैलेंटेड नहीं कह सकते, उसने बस दोदोशी की कल्टीवेशन के साथ 2 हुआंग से फाइट करी है। इनर अकेडमी में एंटर करने के बस आधे ही साल में जियान एकेडमी का सबसे टॉप एग्जिस्टेंस बन गया था। इस तरीके के गट्स और टैलेंट पूरे एकेडमी में किसी के पास नहीं थे। हान यू के बोलने का ये तरीका काफी एलिगेंट था। जब हान यू के शब्द सभी के कानों में जाते हैं तो फिर यहाँ पे मौजूद सभी लोगों के फेस एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। यहाँ पे लोगों को जियान एकेडमी की अंडरस्टैंडिंग काफी अच्छी थी। वो जानते हैं कि यहाँ के सभी स्टूडेंट्स बहुत ही टैलेंटेड होते हैं और जो ऐसी जगह पे टॉप इंडिविजुअल्स बनते थे उनका टैलेंट एक्सट्रीमली आउटस्टैंडिंग होता था। काफी अनएक्सपेक्टेड बात है कि सामने जो सिंपल सा यंग मैन खड़ा हुआ है उसका बैकग्राउंड इतना फ्राइटनिंग है। हांशुए का ध्यान भी दोबारा से जियान पे जाता है। हान यू की एक्सप्लेनेशन सुन के वो दोबारा से सरप्राइज्ड हो गई थी। अब उसकी आंखों की वो चमक और भी डेंस हो जाती है। हांशुए ने अपनी बिग सिस्टर के मुंह से जियान एकेडमी की वो सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग रैंकिंग के बारे में सुना था। इवन हान यू के टैलेंट के बाद भी वो टॉप 10 में एंटर नहीं कर पाई थी। टॉप 10 में
सारे के सारे लोग एक्सट्रीमली टैलेंटेड हैं। वहीं पे जो इस रैंकिंग में टॉप 3 में बैठे हुए होते हैं उन्हें तो सिर्फ मॉन्स्टर ही बोला जा सकता है। हानियो जब जियान की इतनी तारीफ करती है तो वो भी इसे सह नहीं पा रहा था। वो अपना सिर हिलाते हुए बोलता है, सीनियर आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो, वो सब तो मैं लक की वजह से कर पाया हूँ। जियान की आवाज सुन के हानियो स्माइल करने लगती है। जब उसे समझ में आता है कि जियान इन मैटर्स को बार बार डिस्कस नहीं करना चाहता तो वो टॉपिक को चेंज करते हुए वो एक क्यूरियोसिटी से बोलती है, तुम शोयर के साथ कैसे हो। जब साइड में खड़ी हानशो ये सुनती है तो फिर जियान को हटा के खुद ही इस कन्वर्सेशन में कूद पड़ती है और रफली एक्सप्लेन करती है कि रेगिस्तान में क्या हुआ था और जियान ने किस तरीके से उनकी जान बचाई। अपनी बेटी की पूरी एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद हानशी की आंखें और भी ग्लो करने लगती हैं। वो तुरंत ही खड़े होकर अपने दोनों हाथ जियान की तरफ कफ करते हैं। हानशी बोलते हैं, अच्छा ऐसा हुआ, इसके लिए तो हमें लिटिल ब्रदर जियान को थैंक यू बोलना चाहिए। अगर तुमने इन लोगों की हेल्प नहीं करी होती तो फिर उस मुसीबत से मेरी बच्ची और क्लैन मेंबर्स का निकलना बहुत मुश्किल था। जियान एक स्माइल के साथ इसका रिप्लाई करता है, क्लैन हेड आपको ऐसा बिहेव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे हानशुए के ग्रुप ने रेस्क्यू किया था, मेरा भी फर्ज बनता था कि इनकी मुसीबत में हेल्प करूं। हानजी अपने हाथ को वेव करके क्लियर आवाज में बोलते हैं, क्योंकि तुम यूएर को पहले ही जानते हो और शोयर के तुम सेवियर हो, तो फिर अगर तुम्हें बुरा नहीं लगता है तो मुझे अंकल बुलाओ। ये क्लैन हेड हान बोलना बार बार काफी अनफेमिलियर है। ये सुनने के बाद जियान भी इसे रिजेक्ट नहीं कर सकता था, इस वजह से हम उसे एक नोट करते हुए देखते हैं। जब ये पूरा मेल मिलाप हो जाता है तो हानशे पूछती है, फादर क्या होंग क्लैन वाले दोबारा मुसीबत खड़ी करने के लिए आ गए। हानशे एक डीप ब्रेथ के बाद इसका रिप्लाई करते हैं, होंग क्लैन हमेशा से ही पूरी टियानबे सिटी का एक ओवरलॉर्ड बनना चाहता था। हमारा हान क्लैन काफी समय से इनकी आंखों का आइसोर बना हुआ है। पास्ट में इसकी कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि तब दोनों ही क्लैंस की स्ट्रेंथ लगभग बराबर ही थी, लेकिन हाल फिलहाल में होंगचन टियानबे सिटी में वापस आया है। रूमर के हिसाब से होंगचन ऑलरेडी विंड लाइटनिंग पवेलियन का हॉल डिसाइपल बन चुका है। इनर हॉल डिसाइपल बनने की वजह से उसका स्टेटस भी चेंज हो गया है। इस वजह से होंग क्लैन की रेपुटेशन भी काफी बढ़ गई है। जो फैक्शंस बिल्कुल दखलंदाजी नहीं करते थे अब वो भी होंग क्लैन की साइड में जाते हुए दिखते हैं। जियान डाउट के साथ कहता है, विंड लाइटनिंग नॉर्दर्न पवेलियन, क्या ये विंड लाइटनिंग पवेलियन नहीं है। इसे एक्सप्लेन करती है हानशुए। वो कहती है, विंड लाइटनिंग पवेलियन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जो कि है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये सेंट्रल प्लेन्स के नॉर्दर्न रीजन में चारों दिशाओं में सिचुएटेड है। टियानबे सिटी से 500 किलोमीटर की दूरी पे है चीफेंग माउंटेन। वहीं पे इस विंड लाइटनिंग नॉर्दर्न पवेलियन का हेडक्वार्टर है। वो होंगचन इसी विंड लाइटनिंग नॉर्दर्न पवेलियन का इनर हॉल डिसाइपल बन गया है। फाइनली जियान को ये पूरा मामला समझ में आया था। वो एक बार फिर से विंड लाइटनिंग पवेलियन की स्ट्रेंथ के बारे में सुन के शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसकी बस एक ही ब्रांच ने हान क्लैन को इतना डरा दिया है। हंची आगे बोलते हैं, हालांकि एक रीजन जिसकी वजह से होंगचन ने तुम दोनों से शादी करने का डिसीजन लिया है वो इसलिए क्योंकि तुम दोनों उसे पसंद आ गई हो, लेकिन इसका बड़ा मोटिव तो हमारी हान क्लैन को सॉलो करना है। मैं ऐसी ट्रिकी रिक्वेस्ट को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। होंग क्लैन भले ही पावरफुल हो, लेकिन अगर ये हमारे हान क्लैन के ऊपर हमला करते हैं तो फिर मैं उन्हें भी लोहे के चने चबा दूंगा। इसके आगे हानशो कहती है, तभी उसने ऐसी रिक्वेस्ट करी है क्योंकि पूरी टियानबे सिटी में उससे कोई सेम जनरेशन में फाइट नहीं कर सकता, इस वजह से उसको लगता है कि उसकी ये चाल चल जाएगी। हानची बोलते हैं, हमारे हान क्लैन की इस जनरेशन की सबसे आउटस्टैंडिंग मेंबर है हानयू, लेकिन वो भी कुछ टाइम पहले ही दो हुआंग में एडवांस कर पाई है। ये भी एक स्पेशल कंडीशन में हो पाया था। वहीं पे वो जो होंगचन है उसकी करंट कल्टीवेशन 7 स्टार दो हुआंग से कम नहीं है। अगर इसमें विंड लाइटनिंग पवेलियन की कई हाई क्लास की 2 टेक्निक्स को भी ऐड कर दिया जाए तो फिर हानयू नेचुरली उसकी अपोनेंट नहीं है। अंची एक हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ आगे बोलते हैं कि अगर हमारे हान क्लैन के बारे में भूल भी जाओ तब भी टियानबे सिटी में कोई ऐसा वॉरियर नहीं मिलेगा जो सेम जनरेशन में हान चैंग को टक्कर दे सके। इसी रीजन की वजह से वो होंगचन इतना कॉन्फिडेंस से बात कर रहा था। लगता है हमारे हान क्लैन की किस्मत इस बार काफी खराब हो गई है। अपने फादर की आवाज सुन के हानयू के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो कहती है, थोड़ी परेशानी तो है, लेकिन इसे रिजॉल्व करना इम्पॉसिबल भी नहीं है। ऑफ कोर्स इसकी प्री कंडीशन है अगर कोई हमारी हेल्प करता है। हानयू की बातों में हिंट सभी पकड़ लेते हैं। अब उनका ध्यान चला गया था जियान के ऊपर। साइड में खड़ी हानशो भी एक नोड कर देती है। वो कहती है, आपने सही कहा, मिस्टर जियान बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर वो हमारी हेल्प करते हैं तो वो होंगचन को तो डेफिनेटली हरा ही सकते हैं। इतने सारे लोगों का ध्यान जब जियान के ऊपर जाता है तो वो भी काफी प्रेशर फील करता है। ये दोनों सिस्टर्स बाहर तो काफी कोल्ड बिहेव करती हैं, जिससे लोग इनके करीब बिल्कुल नहीं आते, लेकिन उस कोल्डनेस के अंदर चालाक लोमड़ियों जैसा दिमाग छिपा हुआ है। जियान के इस हेल्पलेस एक्सप्रेशन को देख के हानियो ने भी फिस्ट टाइट कर ली थी। वो रिजॉल्व के साथ जियान के सामने आके एक ऐसी आवाज में बात करती है जिससे ये बात इन दोनों के बीच में ही रहे। हानियो कहती है, जियान ये मैटर हमारे क्लैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी पुरानी रिलेशनशिप की वजह से तुम मेरी ऐसी सिचुएशन में हेल्प करोगे। एटलीस्ट ये मैं किसी से नहीं बोलूंगी कि जिस कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क को मैं ढूंढ रही थी वो तुमने चुरा लिया था। ये सुन के जियान का एक्सप्रेशन तुरंत ही ऑकवर्ड हो गया था। उसके चेहरे पे एक एम्बेरसमेंट आती है। वो कहता है, सीनियर हानियो आपको ये कैसे पता चला। हानियो उसका हंस के जवाब देती है, क्या तुम उस एप को भूल गए हो जो उस कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क को प्रोटेक्ट कर रहा था। भले ही वो बीस्ट था लेकिन वो बात भी कर सकता है। पूरा मामला समझने के बाद जियान स्माइल
स्माइल करने लगा था। हानियो जियान को घूरते हुए बोलती है, क्या कहते हो? अभी उसकी आंखों में एक बेगिंग एक्सप्रेशन था। जियान भी एक डीप थिंकिंग में चला जाता है। जब हानियो जियान को इस तरीके से बिहेव करते हुए देखती है तो उसके चेहरे पे एक डिसअपॉइंटमेंट फ्लैश हुई थी। अपने होठों को बाइट करते हुए वो एक हिम्मत से बोलती है, जब तक तुम इस मुसीबत से बाहर निकलने में हमारे क्लैन की हेल्प करते हो मैं तुमसे। इतना सुन के जियान की फेस मसल्स ट्विच करने लगी थी। वो कहता है, तुम भी मेरी कॉन्क्यूबाइन बनना चाहती हो? ये सुन के हानियो का पूरा चेहरा लाल हो गया था। साथ ही में उसके जो ईयर टिप्स होते हैं वहां से तो सीधा धुआं निकल रहा था। जियान कहता है, बस ये मत कहो, इसी चीज से मैं सबसे ज्यादा डरता हूँ। वो मन ही मन में कहता है, सच में ये दोनों सिस्टर्स ही हैं और इन दोनों के दिमाग भी लगता है एक ही जैसे काम करते हैं। वो अच्छे से जानती थी कि जियान को किससे डर लगता है। जियान भी फाइनली एक डिसीजन पे पहुंचता है। डीपली इनहेल करके जियान कहता है, मैं किसी चीज की गारंटी नहीं ले सकता, मैं बस अपनी पूरी कोशिश करूंगा। परहैप्स जियान उस कोर क्वेंचिंग बॉडी मिल्क को लेके काफी अपोलोजेटिक फील कर रहा था, जैसे हानियो ने पहले ढूंढा हुआ था। और साथ ही में जियान के रेस्क्यू वाली बात को भी जोड़ दिया जाए तो फिर जियान के कंधों पे काफी बोझ आ गया था। हम उसे एक नोड करते हुए देखते हैं। जियान को नोड करते हुए देख हानियो का वो चेहरा खिल जाता है। वो चमकती हुई आंखों से कहती है, रियली? बेचारा जियान फिर से नोड करता है। पहले जियान को एक मुस्कान की चमकान दे के वो अपने फादर की तरफ देखती है। हानियो कहती है, फादर, होंग चेन ने अपने मुंह से पहले ही बोला था कि उसका ओपोनेंट कोई भी हो सकता है। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि वो हमारे हान क्लैन से है या फिर कोई आउटसाइडर, बस वो इंसान सेम जनरेशन का होना चाहिए। इस वजह से मिस्टर जियान ही बेस्ट चॉइस है। जियान के एग्रीमेंट की वजह से हांची स्माइल तो करने लगे थे, लेकिन उनके चेहरे पे एक हेजिटेशन भी फ्लैश होता है। वो कहते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा फादर हूँ तो मैं तुम्हारी आई साइड पे ट्रस्ट करूंगा, लेकिन हमारे क्लैन के लिए मैटर काफी खतरनाक इम्प्लीकेशंस को रखता है। भले जियान ने उन दोनों बुड्ढों को अलाइव कैप्चर किया था, लेकिन ये काम होंग चेन भी कर सकता है। विंड लाइटनिंग पवेलियन के डिसाइपल होने की वजह से उसके पास कई हाई क्लास की 2 टेक्निक्स हैं। इस वजह से उसके लेवल की तो बात ही छोड़ो, अगर 1 या 2 स्टार स्ट्रॉन्गर एक्सपर्ट्स भी उससे फाइट करते हैं तब भी होंग चेन को हराना बहुत मुश्किल होने वाला है। भले ही मेरी इस बात से लिटिल ब्रदर जियान को थोड़ा बुरा लगे, लेकिन फाइट के अंदर तलवारों की आंखें नहीं होती। अगर वहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारा हान क्लैन काफी सॉरी फील करेगा। ये सुन के साइड में खड़ी हानशुए अपने पैर पटकने लगती है। वो कहती है, फादर, क्या आपको मिस्टर जियान पे भरोसा नहीं है? क्या आपको लगता है वो होंग चेन को नहीं हरा सकते? हानशुए ने जियान को इस टोली में लाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, ताकत क्या, इज्जत भी लगा दी थी। अगर हानची के ये वर्ड जियान को ऑफेंड कर देते हैं तो फिर बेचारी हानशु किसके पास जाके रोएगी? जब उसकी डॉटर्स ही उससे इस तरीके से सवाल पूछती है तो हानची भी काफी हेल्पलेस फील कर रहे थे। ऐसी बात नहीं है कि उन्हें जियान की स्ट्रेंथ पे भरोसा नहीं है, लेकिन होंग चेन की स्ट्रेंथ बहुत ही ग्रेट थी। अगर खुदा न खास्ता जियान से हार जाता है तो फिर हानियो की पूरी लाइफ खराब हो जाएगी। इस मैच में सिर्फ हानियो नहीं बल्कि पूरे हान क्लैन की इज्जत टिकी हुई है। इस वजह से हानची बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना चाहते थे। इस परेशानी वाले माहौल में एक और इंसान एंटर करता है। इसकी एज अराउंड 40 की होगी। वो हानियो और हानशुए से एक स्माइल के साथ कहते हैं, शोयर और यूअर, तुम दोनों बिग ब्रदर को परेशान मत करो, क्यों ना हम ऐसा करें। अगर तुम दोनों को लिटिल ब्रदर जियान पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो फिर इस चीज को तुम्हारा अंकल टेस्ट करेगा। आफ्टर ऑल इसके ऊपर पूरा हान क्लैन का सर्वाइवल टिका हुआ है। हम यहाँ पे बिल्कुल केयरलेस नहीं हो सकते। अगर लिटिल ब्रदर जियान मेरी 10 एक्सचेंजेस को इंड्योर कर लेता है, ऑफ कोर्स इसमें वो हारना नहीं चाहिए, तो फिर हम इसे इस मैच में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ कर देंगे। ये सुन के हानशुए और हानियो हेजिटेट करने लगी थी। आंखों ही आंखों में एक दूसरे से बात करने के बाद उनका ध्यान जाता है जियान की तरफ। वो एक अनयूजुअल एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, ये है मेरे सेकंड अंकल हानटियान, इनकी स्ट्रेंथ अराउंड 8 स्टार दो हुआंग पे होगी। क्या तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है? जियान भी होंग चेन के साथ इस मैच की इंपॉर्टेंस को समझता था। उसके बाद भी जब हानियो और हानशुए उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखती हैं तो फिर जियान भी काफी अच्छा फील करता है। ये लड़कियां जियान की वजह से अपनी पूरी जान का दाव लगा रही थी। जियान हंसते हुए आगे बढ़ता है। वो हानटियान की तरफ अपने हाथ कप करके बोलता है, अगर ये 10 अटैक्स मेरी बॉडी को छू भी पाते हैं तो मैं इस मैटर को मेंशन करना भी बंद कर दूंगा। जैसे ही शब्द सभी के कानों में गए थे पूरा हॉल एक साइलेंट मोड पे चला जाता है। अब भाई तुम्हें क्या लगता है ये 10 अटैक जियान को छू पाते हैं या फिर नहीं? लेकिन हाँ, स्पॉयलर्स वाले दूर रहना। साथ ही में एपिसोड कैसा लगा है कमेंट्स में लिख के जल्दी बताओ। अगला एपिसोड काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उसमें इन 10 एक्सचेंजेस का रिजल्ट तो जानने ही वाले हैं। साथ ही में मास्टर याओ को कहाँ पे रखा गया है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखो, इस एपिसोड में फाइट तो नहीं हुई है, लेकिन इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये पूरा एपिसोड अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था। और जो फाइटिंग के ज्यादा भूखे हैं वो परफेक्ट वर्ल्ड को रिपीटिशन पे लगा के देखो। पता है, जब फाइटिंग वाले एपिसोड्स आते हैं तो कुछ लोगों का कहना होता है कि ये फाइट खत्म क्यों नहीं हो रही है। अब यार, कहाँ पे फाइटिंग शुरू होगी और कहाँ पे खत्म होगी ये डिसाइड करने वाला तो ऑथर ही है। तुम्हारा भाई तो कोशिश करता है कि इसे बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पे चीजें स्किप करनी चाहिए तो जरा इसी एपिसोड में बताना क्या स्किप किया जा सकता था। खैर, ये तो रही इस एपिसोड की बात। अगर इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो वो तुम्हें लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। अवेलेबल होते ही अगला एपिसोड राइट साइड में चिपका दिया जाएगा। उन्हें चेकआउट करना मत भूलना। हम मिलते हैं वीडियो के उस पार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।